हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्य कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आ गए हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है, फेवरेट चैनल है, जिस पर आप 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देख सकते हैं, वो भी 24/7। यस, आप कभी भी आप बिल्कुल 24 घंटे सातों दिन मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देख सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स। आपको इंग्लिश मीडियम में देखना है या हिंदी मीडियम में, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। यदि आपको देखना है हिंदी मीडियम में तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे। तो ये कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई समय की पाबंदी नहीं है कि आपको इस टाइम से इस टाइम तक ही वीडियो देखेंगे। आप कभी भी देख सकते हैं। तो अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, जैसे कि ऑलरेडी आप जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलो एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आपकी लाली वर्मा मैडम स्वागत करती हैं। और बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप सभी स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड करता है 24/7। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर 10। जी हाँ, आपकी पाठ्य पुस्तक गोधूली का पाठ 10 हम शुरू कर चुके हैं। नाम है मछली। हमने कहानी पढ़ी, हमने बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस किए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए। क्या आपने ये वीडियोस देखे? नहीं देखे तो देखना है, और देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो इस वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके दौरान हम लेखक परिचय भी जानेंगे और उसके साथ साथ इस चैप्टर में क्या बताया है उस कहानी को एक बार फिर से समराइज करेंगे, और साथ ही साथ प्रश्न किस तरह से और आ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो आ जाओ, चलते हैं लेखक परिचय की ओर। विनोद कुमार शुक्ल जी, नमन करते हैं हम विनोद कुमार शुक्ल जी को और हिंदी के हर एक साहित्यकार को जिन्होंने हिंदी साहित्य का परचम ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में फहरा दिया है। इसी तरह से चलिए जीवन परिचय जानते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी सन 1937 में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ। इन्होंने वृत्ति के रूप में प्राध्यापन को अपनाया, मतलब इन्होंने अध्यापन मीन्स टीचिंग, प्राध्यापन मीन्स प्रोफेसर, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, वे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। वे 2 वर्षों तक, मतलब 1994 से 1996 तक निराला सृजनपीठ में अतिथि साहित्यकार भी रहे। निराला जी का नाम सुना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावादी कवियों में आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनका पहला कविता संग्रह जय हिंद लगभग 1971 में प्रकाशित हुआ था, और उनके अन्य कविता संग्रह में आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह और सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। उनके 3 उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी तथा 2 कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी प्रकाशित हो चुके हैं। उनके उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। अर्थात कि हम कह सकते हैं कि उनकी रचनाओं को हम सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी पढ़ सकते हैं। इतालवी भाषा में उनकी कविताओं में एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है। मतलब इनकी रचनाएं न केवल पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित हैं बल्कि फिल्म भी बनाई गई। विनोद कुमार शुक्ल जी को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1900 ध्यान रखना ये पुरस्कार पूछे जाते हैं, इनको मिला था 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, 1997 में 97 को 97 कहते हैं दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, और 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुए। याद रखना 1992, 1997 और 1990। ठीक है, याद रखोगे, याद रखना है। तो अन्य विविध पुरस्कारों से ये पुरस्कृत हुए। फिर है 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए, और ना केवल ये कवि बल्कि कुछ ही दिनों बाद या कुछ ही महीनों बाद उसी दौर में उन्होंने कहानियां लिखना भी शुरू कर दी और ये कहानीकार के रूप में भी आए। साथ ही साथ ना केवल कवि, ना केवल कहानीकार बल्कि उपन्यासकार भी आ गए। अब देखो जरा, धारा प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल, अपने न्यारेपन के कारण
उन्होंने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी, इनकी जड़ें संवेदना और अनुभूति पर थीं। यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वे अद्वितीय मौलिकता, अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई। कहते हैं ना, व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, ना कि रंग, रूप, जाति, कद, काठी, इससे, बल्कि उसके गुण, बल्कि उसके कर्म। ठीक है, तो अपने गुणों को इतना निखारो, अपने गुणों को निखारने में ही समय लगाओ, ना कि व्यर्थ की बातों में जहां हमारा कोई मूल्य ना हो। मूल्य मतलब बातों का, ऐसा नहीं कि कहीं भी सजेशंस देने लग गए, कहीं भी हम सुझाव देने लग गए, कोई सुन रहा है या नहीं लेकिन हम तो लगे हैं। नो, जहां हमारी बातों का मूल्य ना हो, जहां हमारी बातों में वजन ना हो, वहां साइलेंट बहुत अच्छा है। तो चुप रहना है अधिक से अधिक, क्योंकि जितने हम अधिक साइलेंट रहते हैं उतनी हम ऊर्जा को संचित कर पाते हैं, अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर पाते हैं, रिचार्ज होते रहते हैं। इसलिए अधिक बोलना भी नहीं है, सुनना अधिक है, क्योंकि जो अच्छे श्रोता होते हैं वही अच्छे वक्ता होते हैं। तो प्रस्तुत कहानी के उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। अब आपसे कोई पूछेगा कि मछली विनोद कुमार शुक्ल जी की कौन सी रचना से ली गई है, तो आप बता सकते हैं महाविद्यालय से ली गई है। कहानी बचपन की स्मृति की भाषा शिल्प में रची गई है और इसमें एक किशोर की वयः संधिकालीन स्मृतियां, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। ये समाज के मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ी हुई कहानी है, जिसमें उन्होंने हर एक व्यक्ति की मानसिकता को भी दिखाया है, जैसे बाल सुलभ सोच और किस तरह के व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरे प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि जिस घर में या जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ हम मजबूर हैं उसी की बातों को मानने के लिए, हम बाध्य नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपने तरीके से जी सकते हैं, बशर्ते कि वो जो हमारा जीवन है वो सही मूल्यों पर चल रहा हो। ठीक है, कहानी एक छोटे शहर के निम्न मध्य परिवार की है, जीवन यथार्थ संबंधों को आलोकित करती हुई। हाँ, और लिंग भेद की समस्या अर्थात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर भी लेखक ने बात की है कि किस तरह से परिवार में जब लड़का या लड़की के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है और किस तरह से लड़कियों को घर की चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता है। इसको लिंग भेद कहते हैं। हिंदी में आपको लिंग भेद है और इंग्लिश में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लिंग भेद। तो यहां पर लेखक ने वो भी उजागर किया है, इसको भी उजागर किया है। तो यहां पर यही बताया है कि घटनाएं, जीवन प्रसंग आदि के विवरण से बच्चे की आंखें देखते हुए उनकी मित कथन से भी उपजी हुई भाषा है। कहानी का समन्वित प्रभाव गहरा और संवेदनात्मक है। कहानी अपनी प्रतीकात्मकता के कारण मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ती है। बिल्कुल ये सही कहा है कि जो कहानी है मछली, वो ऐसी काल्पनिक नहीं है, वो एकदम लेखक ने अपने अनुभवों को साझा किया है और जो भी परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो समाज के सदस्यों की ओर इशारा करते हैं कि किस तरह से समाज में कितनी सोच विचारधारा के व्यक्ति रहते हैं और अपने अपनी सोच के बलबूते पर वो अपने जीवन को यापन करते हैं। मछली के माध्यम से उन्होंने समाज के शोषित वर्ग की ओर इशारा किया है। ये और आप ध्यान से सुनना कि यहां पर मछलियों के माध्यम से लेखक ने शोषित वर्ग क्या है? ऐसा वर्ग जिस पर उच्च वर्ग के लोग हमेशा अपनी तानाशाही जताना चाहते हैं। ये शोषित वर्ग की ओर इशारा कर रही हैं ये मछलियां कि बेचारे जो निर्धन हैं, जो पीड़ित हैं, उन पर समाज के सत्ताधारी व्यक्ति जो संपन्न हैं, जो पूंजीपति हैं, वो हमेशा उनको दबोच के रखना चाहते हैं, वो हमेशा उन्हें अपने चंगुल में रखना चाहते हैं और वो जो शोषित वर्ग है वो हमेशा इन मछलियों की भांति मूक, चुपचाप, साइलेंटली उन सभी के अत्याचारों को सहता जाता है। नहीं करना है ऐसा, नहीं सहना है ऐसा। जब हम सही हैं तो हमें अपनी आवाज उठानी होगी। बस ध्यान इतना रखना है कि आवाज उठाने में कहीं युद्ध ना छिड़ जाए, कहीं हम हिंसा की ओर ना चले जाएं। इसलिए कहा गया है कि सच कहने का साहस तो बहुत लोग रखते हैं लेकिन सलीका कम। तो हमें सच तो कहना है लेकिन वो भी सलीके से, तरीके से, ताकि सामने वाले तक वो बात भी चली जाए और उसको समझ में भी आ जाए और हमारा काम भी बन जाए। तभी तो कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
इस आधार पर लेखक ने यहां पर मछलियों के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग की ओर इशारा किया है, जो हमेशा पीड़ित रहते हैं। शोषित अर्थात पीड़ित, ठीक है, पीड़ित वर्ग की ओर उन्होंने संकेत किया है कि किस तरह से उच्च या पूंजीपति लोग, पूंजीवादी वर्ग, पूंजीवादी जो वर्ग है वो किस तरह से शोषित करता रहता है लोगों को, यह भी बताया है। ठीक, पढ़ते हैं हम कहानी को। अब लेखक ने यहां पर अपने बाल मन, बचपन की बातों को साझा किया है हमारे साथ, और यह भी बताया है कि वे जब छोटे थे तो पिताजी के साथ बाजार जाते थे। पिताजी को मछली खाने का बहुत शौक था। अर्थात समाज में ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हमेशा अपनी सत्ता जमाना चाहते हैं और दूसरों को दुखी, मतलब दूसरा दुखी हो रहा है, आहत हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें अपना स्वार्थ पूर्ति करना है। ठीक, दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था, दूसरे रास्तों में भीड़ बहुत थी। कहते हैं ना, हम कहीं भी शॉर्टकट बड़ा अपनाते हैं कि यहां से हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे, चलो वहां से जाते हैं। तो जो लेखक थे, कथाकार थे, वे भी अपने भाई के साथ जल्दी से उस गली से चले गए। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ में बिखराव तेजी आ गई। बाजार था, पहले ऐसा नहीं, जैसे अब तो बाजार हमेशा ही रहते हैं। पहले जब मैं अपने बचपन की बात बताऊं तो वीक में एक दिन बाजार लगता था, जहां पर सब्जी भाजी या जो भी कुछ लेने जाना होता था। मैं अपने बचपन की बात बता रही हूं। बाजार का एक निश्चित दिन रहता था, और अभी भी है कि बाजार लगता है किसी खास दिन, और किसी खास दिन मार्केट बंद भी रहता है, ये भी है। तो उस दिन जब लेखक ने ये अनुभव जो साझा किया है ना, वो बाजार वाला दिन था। अब भीड़ तो बहुत थी, लेकिन बूंदाबांदी होने लगी, बारिश स्टार्ट हो गई, तो भीड़ इधर उधर बिखरने लगी जल्दबाजी के कारण। इसलिए दौड़ रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही ना मर जाएं। अब पिताजी ने खरीदी 3 मछलियां, अच्छी थी, बड़ी बड़ी। एक दूसरे पर जब झोले में रखी गई तो बेचारी जो नीचे वाली मछली थी वो लगता है मर ही गई। अब वो घर में पतली गली से दौड़ दौड़ कर जल्दी घर की ओर जा रहे थे। वो इसलिए क्योंकि उनको लग रहा था कि अरे यार मछलियां मर ना जाए, क्योंकि बचपन से हम कहानी सुनते आ रहे हैं, कविता सुनते जा रहे हैं कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अब पानी के तो बाहर है। तो लेखक और उनके जो भाई थे वो दौड़े जा रहे थे ताकि वो मर ना जाए। झोले में 3 मछलियां थी, एक वक्त पर मर गई थी। एक तो बेचारी उसी वक्त मर गई जब पिताजी खरीद रहे थे। वो जिंदा थी, झोले में उनकी तड़प के झटके में जब महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे। उन्होंने, मतलब लेखक सोच रहे थे कि एक मछली तो पिताजी से मांग ही लेंगे, ताकि कम से कम उस एक मछली को हम कुएं में डाल सकें। पिताजी इन 3 मछली को कटवा कर खा लेंगे या इनका भोजन बना लेंगे। काश कि हम पिताजी से एक मछली मांग लेंगे। अब बच्चे थे, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पैसे रहते हो तो मछली खरीद कर लाएंगे और उसके एंजॉय करेंगे। वो बस यही सोच रहे थे कि हम पिताजी से एक मछली मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे, और जब भी मन हुआ करेगा बाल्टी में पानी रखकर उसके साथ खेला करेंगे। ये सब सोच रहे थे। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया कि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी जो मछलियां हैं उन पर आ जाए। ठीक है, यही सोचकर उन्होंने खोल दिया। पानी के छींट पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज, जोर से मछली उछली। अब पानी की बूंद तो गिरी रही थी। अब लेखक ने अपना झोला इस तरह से कर दिया ताकि जो मछली है उन पर पानी की बूंदें पड़े और वो थोड़ी देर तक जीवित रह सकें। जीवित रहने के लिए ऐसा हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, उछल पुछल करने लगी मछलियां, क्योंकि उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि लगता है हम कहीं तालाब के आसपास आ गए। ठीक, अगर अब क्या हुआ, जो इतनी तेज उछली क्योंकि बड़ी बड़ी थी, लेखक के हाथ से झोला छूटते छूटते रह गया। यदि झोला गिर जाता और कहीं पास में पानी मानी भरा होता और मछलियां चली जाती, जब तो पिताजी चटापट लगाते और फिर उनकी खैर नहीं थी। इसलिए उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस झोले को संभाला। ओके, फिर क्या हुआ कि नहान के, अब जब घर पहुंच गए, नहान घर के बाल्टी में मैंने 3 मछलियों को झोले से उस बाल्टी में उड़ेल दिया। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथों से फिसल कर नहान घर में नाली में घुस गई थी। यहीं पर, जैसे अभी तो वो वर्तमान का सीन चल रहा था, प्रेजेंट एकदम, आए बाजार से 3 मछलियां लेकर आए, फिर जो बाल्टी में फुल बाल्टी भरी हुई थी उसका आधा पानी लुढ़का दिया, उड़ेल दिया और उन 3 मछलियों को डाल दिया। उसी समय लेखक को एक और बार की बात याद आ गई कि एक बार छोटी सी मछली उनके हाथ से छटपटाकर नाली में चली गई थी और वो उनको फिर वापस नहीं मिली थी। तो उनको ये भी डर था कि यदि इस बार चली गई तो क्या होगा। ठीक है,
तो उन्होंने बताया कि एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर में नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा, लेकिन मछली नहीं मिली। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी ही नहीं, क्योंकि दीदी ने हमें यह भी बताया था कि जो हमारे घर की नाली है वो एक उसमें मिल जाती है जहां नदी में चली जाती है। ठीक, संतू मछलियों की तरफ प्यार से देखता था। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था, लेकिन डरता भी था कि बाल्टी के थोड़ा और पास खिसक कर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छूकर देखना। उसने कहा, नहीं नहीं, काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा। अब क्या हुआ, नीचे दबी हुई मछली को आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था, क्योंकि दीदी ने ऐसा बताया था कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में हमारी परछाई हम नहीं देख पाते। तो दीदी कहती थी कि जो मछली बिल्कुल यही। अब आप बताओ, क्या आपने कभी ऐसा सुना है, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है, या फिर इस पाठ के माध्यम से या दीदी की बात को मानकर ही हमें ये पता चला है कि मरी हुई मछलियों की आंखों में हम अपनी इमेज नहीं देख पाते? हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रस्तुत कहानी मछली के आधार पर बताइए, क्या मरी हुई मछली में आप अपनी इमेज देख सकते हैं या नहीं? फिर आप क्या जवाब दोगे, बताओ? आप क्या कहोगे? मुझे नहीं पता, यहां दीदी के अनुसार ऐसा ही होता है, लेकिन आपके अनुसार क्या होता है पता करना। क्या ऐसा है वास्तविक रूप में? आप पता चला माँ कहाँ है, उस तरफ मसाला पीस रही हैं। मेरा दिल बैठ गया, मछली का मसाला होगा, क्योंकि लेखक और जो संतू था, जो दोनों भाई भाई थे, कथाकार और संतू, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मछलियों को मारा जाएगा, काटा जाएगा और बेचारी जीवित मछलियां कुछ ही समय बाद मृत हो जाएंगी या मर जाएंगी। आज ही बनेंगी, दुख से मैंने कहा। मसाला तो पिस ही रहा है, बेचारी आज ही मर जाएंगी। भैया मछली अभी कट जाएंगी, भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ, फिर संतू भी उदास हो गया। माँ को घर में मछली गोश्त बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार कहा कि हम लोग भी मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया। नहीं, आपको खाना है आप खाओ, आपको तो मैं मना कर नहीं सकती हूँ, ना आप मेरी बात सुन सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। और बच्चों ने नहीं खाई। ठीक है, अपना अपना, ऐसा नहीं कि घर में कोई एक सदस्य खाता है तो सबकी मजबूरी है कि उसको खाना ही होगा नॉनवेज, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता था, केवल पिताजी ही खाते थे। अब एक थे भग्गू। भग्गू कौन थे? घर के नौकर, क्योंकि माँ तो मछली बनाती नहीं थी, ना ही रसोई घर या किचन में मछलियां पकती थी। अलग से उसके लिए बर्तन और जो भी पाटा, लकड़ी जैसा पाटा, उस पर रखने के लिए सब कुछ अलग था। सब कुछ जिस काटा जाता था, वो भी बर्तन भांडे जो भी था मछली के लिए अलग। मतलब गोश्त या नॉनवेज जब भी उनके घर में बनता था तो उसमें किचन, रसोई घर बिल्कुल शामिल नहीं होता था, मम्मी स्वयं भी शामिल नहीं होती थी। ठीक है, अब भग्गू कौन था? घर का नौकर। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियां नहान घर में हैं, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियां निकाल लाया। तुरंत गया, अंगोछा मतलब जैसे ओ रामू नौकर अपने कंधे पर डाले रहते हैं ना, अंगोछा, रुमाल या तौलिया भी कहते हैं उसको। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया। अब कथाकार और संतू तो ये सोच रहे थे कि एक मछली मिल जाए, हम उस मछली को कुएं में डाल देंगे, और फिर जब फिर बड़ी हो जाएगी वो, फिर हम उसको कभी कभी निकाला करेंगे, बाल्टी में पानी डालकर उसके साथ खेला करेंगे। लेकिन अब तो भग्गू पहुंच गया और तीनों मछलियों को अंगोछे में भर लाया। अब क्या हुआ, बेचारे उनका, कथाकार, उनके भाई का जो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट था, वो बुझ सा गया। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह भी गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर दीदी बहुत नाराज हुई। फिर प्यार से समझाया, क्योंकि दीदी तो कभी घर से बाहर नहीं जाती थी। ऐसा नहीं कि उन्हें पसंद नहीं था, घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था पहले लड़कियों को। जो भी है, घर के काम करना है, ये करना है, वो करना है, तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, बस ये था। अब जैसे ही दीदी ने हम दोनों को भीगा हुआ देखा, और संतू तो पूरा भीग चुका था, तो पहले गुस्सा हुई, कहाँ से भीग कर आ रहे हो, लेकिन प्यार से फिर उनको समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे से कपड़े पहनाए, क्योंकि दीदी घर में बड़ी थी और वो अपने दोनों भाइयों से बहुत अधिक प्रेम स्नेह करती थी।
मैं घर के धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लूं। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले ही थे। बड़े बाल देर में सूखते हैं, तो बेचारा वो अभी तक सर्दी से किटकिट हो रहा होगे दांत। तो दीदी ने टॉल लिया, टॉल से उसके बालों को भी पोंछा और उसको भी पोंछा, ठीक है। और साथ ही साथ उसकी टुड्डी पकड़कर उसकी कंघी करने लगी। जैसे किसी की भी हम कंघी करते हैं छोटे बच्चे की, तो ऐसे ही पकड़ के करते हैं ना, ऐसे 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 पकड़ के और कंघी करने लगते हैं। तो ठीक दीदी ने भी वैसा ही किया। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को एक टकटकी लगाकर देखे जा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई दीदी बहुत सुंदर थी, सब कहते थे कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। तो आज वो देख रहा था कि दीदी इतनी सुंदर है क्या। और सच में दीदी जितनी दिखने में सुंदर थी उतना ही सुंदर उनका दिल भी था। सभी कहते थे कि बहुत सुंदर है। भग्गू मछली काट रहा था। संतू एक मछली के अंगूछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। जैसे ही भग्गू मछलियां काट रहा था, संतू तुरंत आया और एक मछली उठाकर भाग गया। उस समय मछली की जान बचाने के लिए उसे ना तो पिताजी का भय था, ना संतू का भय था, और उस मछली को उठाकर भागे जा रहा। पीछे भग्गू भी भाग जा, अरे 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 रुक रुक रुक, कहां जा रहा है तू। लेकिन उसको ये था संतू को कि काश एक मछली को तो बचा सकूं, इसको कुएं में डाल दूंगा, नहीं तो आज ये मर ही जाएगी। तो वो भागा जा रहा। भग्गू भी मछली काटना चाहता, छोड़ करके अरे 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 तू कहां जा रहा है कहते हुए उसके पीछे पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख से पिटी हुई सिर कटी हुई मछली पड़ी थी। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था, मतलब उसको बचाने की कोशिश कर रहा था कि भग्गू आएगा और उससे छीन लेगा, और चुपचाप पड़ा रहा। बेचारा बालक ये नहीं जानता कि इतनी देर तक पानी के बाहर रहेगी, मछली तो वैसे ही मर जाएगी। क्या बचा रहा था, लेकिन ये उसकी भावना थी, ये उसका मासूमपना था, जिससे कि वो मतलब कटते हुए नहीं देखना चाहता था, उसको मरते हुए नहीं देखना चाहता था। इसलिए उसको भग्गू के सामने से लेकर भाग गया और भग्गू पीछे पीछे आ रहा था और पाट पड़ा, मतलब बिल्कुल सरपट लेट गया और अपने पेट से मछली को चिपकाए हुए था कि मैं इसको बचा लूं। मासूम ये भी नहीं जानता था कि मछली तो मरी चुकी होगी। अब क्या हुआ, भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी उसे डांट लगाएंगे। अब भग्गू इसलिए क्योंकि वो तो घर का नौकर था। अब उसने सोचा यदि संतू ने कुएं में मछली डाल दी तो मालिक तो मुझे बहुत डांटेंगे, इसलिए वो छीन रहा था, झपट रहा था, भाग रहा था उसके पीछे। ठीक है, मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पिताजी समझ गए कि यहाँ पर मछलियां हैं, भग्गू यहाँ पर नहीं है, संतू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गए सब, कहाँ हो, इधर आओ। ये ऐसे ऐसे, मतलब पिताजी तो वैसे ही घर के हिटलर होते हैं। हाँ सभी नहीं, लेकिन होते तो हैं। डर तो सबको लगता है। मम्मी कहती पापा को आने दो फिर बताती हूँ, और जैसे हमने देखा पापा की गाड़ी की आवाज, हम पढ़ने बैठ जाते, किताब उल्टी है सीधी है नहीं देखते हैं, पिताजी नाम ही काफी है। ठीक है, तो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ, जो कि बहुत अच्छे वाले कपड़े जो दीदी ने पहनाए थे ना, पेटी से निकाल कर, एकदम बिल्कुल धोबी से धुलवे हुए साफ कपड़े, उनको फिर से उसने क्या किया, कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी मिट्टी लगी हुई थी। अर्थात समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर जो नए नए कपड़े, जिनको हम नहीं कि अरे धूल लग जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसे हमें रखना है, मतलब हमेशा हम अपने आप को निहारते रहते हैं। वहीं पर वो छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, उस मछली को बचाने के लिए जमीन में लेट गया कि मुझे इस मछली को बचाना ही है, मैं नहीं कटने दूंगा। उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आया, 1% भी मस्तिष्क में ये विचार नहीं आया कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी जान बचाना चाहता था। ठीक है, समझ में आया कि यहाँ पर लेखक मछली चैप्टर के माध्यम से या मछली कहानी के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा देना चाहते हैं कि समाज में मनुष्य कितनी तरह की भावनाओं के साथ व्यतीत करता है अपना जीवन, और बहुत से मनुष्य, अधिकतर मनुष्य अपने स्वार्थ में सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब को सिद्ध करने के लिए कई प्राणियों की हत्या भी कर देते हैं, और कई मनुष्य तो मनुष्य ही होकर मनुष्य का भी नुकसान पहुंचा देते हैं। यदि धार्मिक आडंबरों की बात की जाए, मैंने आडंबर इसलिए जोड़ा क्योंकि धर्म के नाम पर शत्रु हो चुका है मनुष्य आपस में।
मार काट, और मारा कौन जाता है? जो निर्दोष रहता है। इसलिए कभी भी धार्मिक भेदभाव में नहीं पड़ना है। मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म होता है, मानवता ही सबसे ऊपर है। जो मनुष्य मानवता को अपने हृदय में बसाता है वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों से मैं इतना ही अनुरोध करूंगी कि हमेशा अपने मन में मानवता की भावना को जागृत रखना, जिसके अंतर्गत दया, परोपकार जैसी अच्छी भावनाएं शामिल हैं। दीदी कितनी प्यारी थी ना, यहाँ पर दिखने में जितनी सुंदर थी भावना भी उनकी उतनी ही सुंदर थी। लेकिन यहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी बताया है लेखक ने कि लड़कों को कहीं भी आने जाने की अनुमति थी, परंतु लड़कियों को 4 दीवारी के अंदर रखा जाता था। और बिल्कुल जैसे मछली और दीदी की भी तुलना की गई है कि मछली बेचारी मूक थी, वो तो बोल नहीं पाती थी, लेकिन लड़कियों की स्थिति भी वही थी, जुबान होते हुए, मनुष्य का रूप होते हुए भी चुपचाप, क्योंकि माहौल ही ऐसा था। ठीक है, अब वो नहीं बचा पाया मछली को, और लेकिन फिर भी उसने अपने आप की कोई परवाह नहीं की। समझ आया? आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से सुना है, और ध्यान से सुना है तो समझ में अवश्य आया होगा और पसंद भी जरूर आया होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको हमेशा हर एक कहानी के अर्थ, हर एक कविता के भावार्थ के साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर उपस्थित होती रहूंगी। और एक पता है सबसे बड़ी बात ये कि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा नहीं है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस हो, कोई टाइम लिमिट हो कि भाई इतने बजे ही आप वीडियो देख सकते हैं। अरे भाई 24/7 बिल्कुल, जब कभी भी आप फ्री हो, जहां कहीं भी आप फ्री हो, आप मैग्नेट ब्रेन्स पर अपने फेवरेट वीडियोस देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी 100% फ्री प्रोवाइड करता है। अब आपको देखना है जैसे 10th क्लास की पाठ्यपुस्तक का चैप्टर, या फिर आपको देखना है पाठ्यक्रम, तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी क्लास 10th हिंदी। क्या देखना है? ओके, पाठ्यक्रम ही देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले पाठ्यक्रम का यदि हम वीडियो देखते हैं तो हमें साल भर के सिलेबस में एकदम क्लियर हो जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो क्लिक कर दीजिए पाठ्यक्रम पर। क्लिक किया, साक्षात उपस्थित हो गई है लाली मैडम। बता देंगे आपको कि आपकी पाठ्यपुस्तक गोधुली और वर्णिका में कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के लेखक कौन है, क्या दिया गया है, कविता में क्या दिया है, कहानियों में क्या दिया है, और उससे क्या हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, ताकि आप साल भर की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप मत करना, फिर मत कहना कि अरे ये तो मैडम ने बताया नहीं। सब कुछ बताया है, स्किप नहीं करना है। हाँ, सिर्फ 25-26 मिनट का वीडियो है, ध्यान से देखना और समझना। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो आई प्रॉमिस कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। तो लाइक करना है, लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हर एक विषय के वीडियोस आप सही समय पर अच्छे से नोटिफिकेशंस के साथ उन वीडियोस को देख सकें और वीडियोस का लाभ ले सकें। शेयर करना है, अधिक से अधिक शेयर करो, आपके फ्रेंड्स, आपके परिचित, आपके रिलेटिव्स जो भी हैं सब में शेयर करो, ताकि आपका और हमारा साथ और मजबूत होता रहे, आपका और हमारा जो कनेक्शन है वो हमेशा के लिए बन जाए। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।